नतीजे आ जाएंगे। और आज मतदान खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल के जो रुझान हैं वो आना शुरू हो गए हैं, और जो रुझान है वो काफ़ी कुछ इशारा करें। लेकिन ये एक बात बताना ज़रूरी है कि एग्जिट पोल के जो रुझान होते हैं वो अंतिम फैसला नहीं होता है जी। वो एक बस रुझान है। तो नितिन, जो रुझान आ रहे हैं उस पर चर्चा हम करना चाहते हैं आपके साथ। क्या इशारा कर रहे हैं रुझान? तो भूमिका, इसके पहले कि हम लोग रुझानों की बात करें और चर्चा करें कि एग्जिट पोल्स अभी तक के जो इंडिकेटिव हैं, क्योंकि अभी तो पूरे आए नहीं है, सिलसिला लंबा चलता है, वो दरअसल जैसा आपने कहा कि वो फाइनल नहीं होते, डेफिनेटिव नहीं होते। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एग्जिट पोल्स होते हैं वो कुछ संस्थाएं हैं जो उनको कराती हैं, और बहुत सी ऐसी न्यूज़ संस्थाएं हैं जो एग्जिट पोल्स में नहीं रहती हैं। मिसाल के तौर पर बीबीसी या कलेक्टिव न्यूज़ कभी भी एग्जिट पोल न करवाता है, न कभी कमीशन करता है। हम सिर्फ जो एग्जिट पोल के रुझान होते हैं और जो एग्जिट पोल्स बताते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, उन पे हम बात करते हैं और हम बताते हैं कि भाई फला फला ये ऐसे कह रहे हैं। अभी आज तारीख 1 है, कुछ घंटे पहले मतदान खत्म हुआ है, नतीजा 4 को आएगा। अब बात करते हैं जो आपने सवाल पूछा कि क्या कह रहे हैं। अभी तक के जो एग्जिट पोल्स इशारा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अभी रूलिंग बीजेपी एनडीए गठबंधन है वो दोबारा सत्ता में वापसी कर सकता है। और ये एग्जिट पोल है। इंपॉर्टेंट बात अगर बार बार दोहराने की जरूरत ये है कि एग्जिट पोल जो होते हैं वो जो मतदाता बाहर निकल रहे होते हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रही थी कि हम अपने दर्शकों को ये बता सकें कि एग्जिट पोल ऐसे रुझान देते कैसे हैं, क्योंकि चुनाव खत्म होता है, एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन ये मतलब पीछे से जो नंबर आ रहे हैं ये आते कैसे हैं? अगर आप हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से समझा सकें। तो उसमें ये होता है भूमिका की जो एग्जिट पोल एजेंसीज हैं, जैसे इंडिया में बहुत सी रही हैं, नीलसन रही हैं, चाणक्य है और भी हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो वोटर, एग्जिट का मतलब बाहर आने वाले लोग जो बाहर आते हैं मतदान केंद्रों से, तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे बात करते हैं। अब अगर बहुत बड़ा पोलिंग सेंटर है, जिसमें मानिए एक पोलिंग सेंटर है जहां पर हजारों वोट पड़ने, तो हर 20वें आदमी से एवरेज औसतन बात की जाती है कि आपने किन मुद्दों पर वोट दिया, आपने किसको वोट दिया, क्या मुद्दे थे आपके लिए, 1 2 3 4। जो छोटे सेंटर्स होते हैं उसमें हर 10वें आदमी, 9वें आदमी, 11वें आदमी से बात की जाती है। और जो पोलिंग एग्जिट पोल एजेंसीज होती हैं वो भी ये साफ तौर पर बताती हैं कि हमने इतने लोगों का सैंपल वोट लिया है। अब ये बताना जरूरी है हमारी ऑडियंस को कि भारत में ऑलमोस्ट 90 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। परसेंटेज वोट कितना होता है वो तो बाद में चुनाव आयोग एग्जैक्टली बताएगा कि 65 था, 64 था, 66 था, लेकिन जो इतने करोड़ वोटर हैं उसमें एग्जिट पोल जो होता है बहुत माइन्यूट फ्रैक्शन का होता है, और वो भी एक अनुमान के हिसाब से है कि जो आपसे बताया जा रहा है उसके आधार पर है, तो वो कितना सच कितना झूठ। बिल्कुल। और वो बहुत वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किन किन प्राइमरी सेंटर्स में जाएंगे, किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। हर एजेंसी इस पर ये डिसाइड करके जाती है कि ऐसा नहीं होता है कि जो लोग जिनसे एग्जिट पोल किया जा रहा होता है उनसे सवाल वेरिड नहीं होते, अलग अलग नहीं हो सकते। मतलब अगर कोई एग्जिट पोल की एजेंसी वाला, मैं और आप मान लीजिए कि एक मतदान केंद्र से निकल रहे हैं, तो वो मुझसे कोई और सवाल और आपसे कोई और सवाल नहीं पूछते, एक ही सवाल पूछते हैं, फिर उस पर ट्रेंड्स बताते हैं कि साहब क्या मुद्दा था, तो आपने कहा साहब बेरोजगारी मुद्दा था, तो फिर आपसे पूछते हैं। तो वो एक कंसिस्टेंसी के बाद फिर वो एक फिगर पर, सर्वे पर अराइव करते हैं कि साहब ये एग्जिट पोल कह रहे हैं, और ये ऑब्वियसली एक बहुत छोटे परसेंटेज की राय। और एग्जिट पोल हमेशा सही भी हो ये भी जरूरी नहीं है, हमेशा गलत भी हो ये भी जरूरी नहीं है। कई बार मतलब संजय कुमार जी जो हैं CSDS के, वो उन्होंने एक बार कहा था कि एग्जिट पोल्स जो होते हैं वो मौसम विभाग की जानकारी के जैसे होते हैं। कई बार एकदम एक्यूरेट होते हैं, कई बार लमसम होते हैं, और कई बार बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। तो मैं उस पे आपसे बिल्कुल, ये हिस्ट्री रही है एग्जिट पोल की, जो संजय कुमार जी ने कहा वो एकदम परफेक्ट है। वैसे मौसम विभाग की भविष्यवाणी को लेकर पिछले काफी दिनों में काफी ज्यादा वो चीजें राय अलग अलग रहती है, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल सही आपने कहा कि जैसे ये जानना जरूरी कि एग्जिट पोल कब से शुरू हुए, फिर हम आते हैं उनकी एक्यूरेसी पर। हिस्ट्री जानना भी बिल्कुल। तो 1957 में पहली बार जो है एक एग्जिट पोल, एक सॉर्ट ऑफ एग्जिट पोल हुए थे भारत में, जिनको इलेक्शन पोल के नाम से कहा गया था। उस समय तक एग्जिट पोल की वोकैबुलरी नहीं थी,
1980 और 1984 में डॉक्टर प्रणय रॉय, जिन्होंने बाद में एनडीटीवी की स्थापना की थी, उन्होंने ये पोल्स किए। और उसके बाद 1996 में दूरदर्शन ने एग्जिट पोल किया था, एक फॉर्मल एक एजेंसी को हायर करके। तो ये तो एग्जिट पोल की हिस्ट्री है। रीसेंट हिस्ट्री की बात करें कि एग्जिट पोल कितने सही और गलत होते हैं, तो दो मिसाल हैं जो दोनों बड़ी बैलेंसिंग है एक दूसरे को। 2019 में जो पिछला लोकसभा आम चुनाव था, उसमें ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी और एनडीए की विक्ट्री की जीत का इशारा कर रहे थे ज्यादातर। जी, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका, कई एजेंसीज ने तो एग्जैक्ट शायद 1 या 2 सीट आगे बढ़ करके दिया था, शायद चाणक्य। जी, कुछ में दो ऐसी एजेंसी थी जिन्होंने 300 प्लस दिया था, और जो बीजेपी का आंकड़ा था वो 303 का था, तो वो काफी सही साबित हुए थे। लेकिन उसके 2 साल बाद, 2019 के बाद 2021 में जब राज्य चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें असम में, केरल में, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में बहुत अहम चुनाव थे, तो आमतौर पर 2 से 3 राज्यों में तो सही थे एग्जिट पोल ज्यादातर। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में कईयों ने कहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा गेन करेगी, और कुछ ने यह भी कहा था कि वो सरकार बनाएगी। लेकिन हुआ उसके अलग। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया, वोटिंग परसेंटेज में भी गेन किया, विधानसभा सीट्स भी बढ़ी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ममता बनर्जी ने गवर्नमेंट बनाई। ज्यादातर एग्जिट पोल्स जो है वो गलत साबित हुए थे। और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी काफी डिफरेंस आ जाता है, ये एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल वही है जहां पर अभी हम लोग खड़े हैं, जिस राज्य में खड़े हैं, दिल्ली में। तो दिल्ली में पिछले 2 बड़े जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा, दोनों में ये देखने को साफ साफ मिला है कि जो एक मतदाता है, मतलब मतदाता तो वही है, तो एक ही है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। वही मतदाता लोकसभा के लिए भी देते हैं वोट, वही मतदाता विधानसभा के लिए भी देते हैं। तो उन्होंने 2 अलग अलग पार्टियों को, 2 अलग अलग एक तरह से विपक्षी दलों को मत किया है। यानी कि सांसदों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और विधायकों में आम आदमी पार्टी के रहे। तो ये भी एक ऐसा चैलेंज होता है एक्चुअली, अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें उनके लिए भी, कि अगर आप बाहर निकलती हैं, मान लीजिए आप एक एग्जिट पोल कंपनी से जुड़ी हुई थी और या हैं या होंगी, और आप बाहर निकल के मुझसे पूछती हैं कि आपने किसको वोट दिया, और मान लीजिए कि 1 साल के गैप में मैं 2 वोट दे रहा हूं, एक विधानसभा और एक वो लोकसभा, तो या तो मैं आपको सही बताऊंगा या गलत बताऊंगा। अगर जो रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री है, वो ये है कि लोगों ने, एक ही इंसान ने अलग अलग पार्टियों को वोट दिया। मैं यहाँ पे आपकी बात के साथ एक बात जोड़ना, सरप्रिया सांगवान है, हमारी करेस्पॉन्डेंट है और डिजिटल वीडियो एडिटर हैं, वो पश्चिम बंगाल गई थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक ऐसा माहौल है कि कैमरे पे तो लोगों ने आके बोला कि हम फला पार्टी को वोट देंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हुआ उन्होंने तुरंत आके बोला नहीं, हम उस पार्टी को भी वोट देंगे, हमें वो पार्टी भी पसंद है। तो यही इस तरह से, मतलब अगर मैं सिर्फ लोगों के कहने के आधार पे बात को समझूं, तो ये बड़ा एग्जिट पोल को अनुमान ही कह सकते हैं, बिल्कुल भी उस पे रिलाय बहुत अधिक नहीं किया जा सकता। नहीं, मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स हमारी लगातार बात होती रही है उन लोगों से भी जो लोग एग्जिट पोल्स कंडक्ट कराते रहे हैं। तो जैसे सबके सामने चुनौतियां, चैलेंजेस बढ़ते हैं, उनके सामने भी चैलेंजेस यही बढ़े हैं कि, मतलब उनके सामने चैलेंज ये है कि जो आदमी उनसे जो बता रहा है वो कितना उस पर भरोसा करे। और एक सैंपल सर्वे है, कोई डेफिनेटिव वो नहीं है कि वो आदमी पर्चा नहीं दिखा रहा है कि हम इसको वोट देके आए, मतलब 96 करोड़ की आबादी जो इस बार मत देने का अधिकार रख रही थी, उसमें से कितने लोगों से वो पूछ सके होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल है, और मतलब उनकी विश्वसनीयता पर भी एक सवाल रहता है कि, क्योंकि जो एजेंसीज हैं जो पिछले बहुत सालों से एग्जिट पोल्स में जुड़ी रही हैं या उसमें इन्वॉल्व रही हैं, वो भी, उनकी क्रेडिबिलिटी का भी क्वेश्चन होता है कि मतलब, अच्छा दूसरी बात इसी से जुड़ी जो बात है, जो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि सर्वप्रिया को जो तजुर्बा हुआ, लोगों ने कैमरे के सामने कुछ, ये कई सालों से हो रहा है कि अब लोग जो है, जो वोटर है ना, वो अब मीडिया से डील करना सीख चुके हैं। बिल्कुल। अगर मैं इसको ऐसे कहूं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। 2014 का इलेक्शन था वाराणसी में जी। और नरेंद्र मोदी तब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और वो आ रहे थे वहां लड़ने, और बहुत हाइप थी, और उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल पहुंच गए थे, और कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग कैंपेन करते। सबसे हाइप इलेक्शन था 2014 का वाराणसी का।
सारी मीडिया का जमावड़ा वहां पर था और जाहिर है हम लोग भी थे वहां पर क्योंकि बड़ा इलेक्शन था, मुद्दे थे और बड़ा इश्यूज था। तो एक पॉइंट पर ऐसा हो गया था कि मैंने किसी से बात की, एक बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार थे वहां पर जो अभी भी हैं पत्रकारिता में। मैंने कहा कि ये टॉपिक कवर कर लिया, ये टॉपिक कवर कर लिया, ये टॉपिक कवर कर लिया, अब क्या स्टोरी की जाए। तो मैंने कहा किसी और से बात करता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि बनारस में तो अब हर दूसरा या तीसरा आदमी अपने को नेशनल टेलीविजन पे देख चुका है। बिल्कुल। तो वो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि उसको टीवी में क्या बोलना है, कैसे फेस करना है। अब वो क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा तुम जज करो, तुम अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को बताओ। ये एक अच्छी चीज भी हुई कि कैमरा लोगों के पास इतना ज्यादा पहुंच चुका है कि लोग कैमरा फ्रेंडली हो चुके हैं। ये सारी जो चीजें हैं कि मतलब कैसे किया जाता है, ऑफ कोर्स पिछले चुनावों में कितने सटीक अनुमान रहे हैं। ये हमारे बीबीसी हिंदी का पेज है और ये स्टोरी इकबाल ने की है। अगर एक नजर दौड़ाएं इस पर अपनी ऑडियंस को एक बार रिफ्रेश कराने के लिए कि ये वो CSDS की बात कर रहे थे हम लोग, जिनकी संजय की बात कर रहे थे, संजय जी जो मुकेश से बात कर रहे थे द लेंस प्रोग्राम में, कि कैसे होता है, कैसे किया जाता है, और जैसे मतदाता बाहर निकलता है उससे पूछा जाता है जैसे सवालों का जिक्र आप कर भी रहे थे कि जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है वगैरह, इससे जुड़े सवाल होते हैं। फिर उसके बाद बड़े सवाल होते हैं, फिर उससे सवालों का ब्रेकअप छोटा होता जाता है। और जैसे पोलिंग बूथ में जो मैं बात कर रहा था कि 10 मतदाता तो सैंपल साइज जितना बड़ा पोलिंग बूथ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो बड़ी एजेंसीज हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि सी वोटर, एक्सेस माई इंडिया, CNX भारत की कुछ प्रमुख एजेंसीज हैं। और अच्छा, और एक दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से ये एजेंसियां अपने आंकड़े दिखाती हैं, हर एजेंसी का आंकड़ा एक दूसरे से डिफर कर रहा होता है। हाँ, हर एजेंसी का आंकड़ा दूसरे डिफर कर रहा होता है, लेकिन एवरेज क्या होता है कि जो पोल्स की बात होती है वो इवेंचुअली ये होती है कि फिर ये देखा जाता है कि अच्छा ऑलमोस्ट एक एवरेज जो निकल रहा है वो किसको जीत और किसको हार का अंदेशा या उसकी तरफ इशारा कर रहा है। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बिकॉज बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग ना सिर्फ एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम ये भी बात करें कि एग्जिट पोल का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, प्रोसेस क्या है। चुनाव आयोग जो है उसकी भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि वो बार बार एग्जिट पोल्स और जो एजेंसीज होती हैं उनका रिव्यू करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं और ये देखते हैं कि वो सारे मापदंडों पर सही उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। और एक चीज इसमें ये भी थी कि अगर जो दर्शक हम मतलब टीवी पर देख रहे होंगे एग्जिट पोल, उन्होंने भी अगर नोटिस किया होगा तो एग्जिट पोल के नतीजे जो रुझान दिखाने शुरू हुए थे वो 6:30 बजे के बाद दिखाने शुरू हुए। तो ये भी मतलब चुनाव आयोग ने एक ट्वीट किया था कि 6:30 बजे तक आप कोई आंकड़ा नहीं दिखा सकते हैं। जी। अंतिम आज मतदान हुआ है, उसके 6 बजे मतदान खत्म हुआ, तो 6:30 बजे के बाद ही वो ये भी एक चुनाव आयोग की दिशा निर्देश है कि आप उसे पहले नहीं दिखाएंगे क्योंकि किसी तरह प्रभावित हो जाए। हाँ, बिल्कुल है। और उसके पीछे जो वजह ये है वो मुझे याद पड़ रहा है 10-15 साल पहले इस तरह के मामले भी उठे थे और चुनाव आयोग के पास इस तरह की शिकायतें भी गई थी कि जो एग्जिट पोल है उनको दिखाने में और मतदान में खत्म होने में गैप होना चाहिए। कई ऐसे दूर दराज इलाके हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर कभी कभी पहले चुनाव के मतदान के दौरान हिंसा हो जाती थी, तो मतदान प्रक्रिया बीच में रोक दी जाती थी, फिर शुरू की जाती थी। पॉज करके फिर शुरू। तो वो एक्सटेंडेड, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो उसका राइट होता है, वो एक्सटेंड की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन का ही वो होता है अधिकारी। तो इसलिए कि ऐसा ना हो कि कहीं पर कोई दिक्कत हुई, मान लीजिए कि तूफान आ गया बहुत जबरदस्त, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है तूफान, बाढ़ प्रभावित एरिया मिजोरम में, असम में, और वहां पर दिक्कत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें शायद थोड़ा आधे घंटे बढ़ानी पड़े, लोग बाढ़ के पानी से जूझ कर मतदान करने आ रहे, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये ना हो कि एग्जिट पोल इधर आ गया और वो मतदान कर रहे हो और अब आजकल मोबाइल है, 5G का जमाना है, वो देख रहे हैं तो कहीं किसी भी किस्म की कोई वो ना हो। इसीलिए चुनाव आयोग के ये सारे निर्देश रहे कि तरीका क्या है, मतदान के दिन प्रसारित नहीं किया जा सकता नतीजों को। उसके बाद ये कि आधे घंटे बाद तक पोल को जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो परिणामों को मतदान के बाद प्रसारित करने के लिए जो भी एजेंसीज हैं उनको चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी ही। हाँ, ये कंपल्शन है, ये कंपल्शन है जी। तो ये एक दिलचस्प एस्पेक्ट है इसका, और जो इलेक्शन कमीशन की जो अथॉरिटी है और जो एक स्वायत्ता है और जो उनकी इंडिपेंडेंस है उसको एक बार और एस्टैब्लिश करता है। अब हमने चुनाव आयोग और एग्जिट पोल की तो बात कर ली, आपने इन चुनावों में 5 स्टेट में आप गए, ये तो नहीं पूछूंगी कि क्या आपको, क्योंकि 5 स्टेट विजिट करके एकदम जस्ट समझ लेना थोड़ा सा
मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये पूरा एग्जिस्ट आप नहीं बता जी, पाएंगे। लेकिन जितने स्टेट्स में आप गए, आपको क्या लगा, लोग किस तरीके के मुद्दों पर बात कर रहे थे? एक बात जो साफ तौर पर मुझे दिखी वो ये दिखी कि ज्यादातर जगहों पर जी या तो वोट फॉर मोदी था या वोट अगेंस्ट मोदी था। जी यानी जो जो बीजेपी ने भी कहा कि भाई मोदी की गारंटी, मतलब मोदी फैक्टर जो था, तो वो या तो उसके लिए वोट पड़ने का लग रहा था, लोगों का इशारा दे रहे थे, लोग उसकी तरफ रुझान था, या उसके अगेंस्ट जा रहे थे। अब ये तो रिजल्ट बताएंगे कि ज्यादा वोट एनडीए बीजेपी को मिलते हैं तो वोट फॉर मोदी था ज्यादा, अगर कम मिलते हैं तो अगेंस्ट था। एक तो ये बड़ी बात। दूसरा ये कि इस बार के इलेक्शन में अगर हम 19 से कंपेयर करें तो मुद्दे बहुत ज्यादा, मुद्दों पर बात नहीं हो रही थी। बात ये हो रही थी कि मोदी गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट और इसी से जुड़ी थी, जिसको बीजेपी ने काफी और एनडीए ने काफी ज्यादा एक तरह से इस्तेमाल किया, वो ये था फ्री राशन स्कीम। जी पहले भी हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट्स के इलेक्शन में, कोविड के बाद से जो फ्री राशन स्कीम थी वो बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर 4 को वो जीतते हैं तो। जो उनकी मुफ्त में राशन देने की जो जी जो कोविड के बाद से शुरू हुई थी सिलसिला जो था, एक वो है जिस पर वो दिख रहा था मुझे कि बीजेपी उस पर फोकस कर रही है, और जो विपक्षी दल थे वो इस पर ज्यादा फोकस कर रहे थे कैंपेन के दौरान। जो मुझे दिखा कि गवर्नमेंट जो है वो फैसले, या बीजेपी जो है वो फैसले एक तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के ऊपर ले रही है। बहुत से ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, राष्ट्रपति की तरफ से ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, या बहुत सी चीजें। गवर्नमेंट जो ऑपोजिशन है वो इन मुद्दों पर बात कर रही थी। जो लोग थे, जिन 5 राज्यों में मैं गया, जिसमें कश्मीर भी था, बंगाल भी था, यूपी भी था, गोवा भी था, एक चीज लोगों में साफ है कि बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर में, विश्व स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। लेकिन जब आप विपक्षी दलों से बात करते थे तो वो कहते थे कि साहब साख क्या बढ़ी है, चाइना ने हमला भी किया, मतलब चाइना ने कब्जा, गलवान हुआ, ये हुआ वो हुआ। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि नहीं, हमारी साख बढ़ी है और हमने इंटरनेशनल उस पर ज्यादा काम किया है, गेन किया है, जिसमें एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की भी बात है। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इकोनॉमी की बात भी कर रही है कि साहब जीडीपी बढ़, कि हमारा कोई स्लाइड नहीं हुआ है। कोविड के समय सारी दुनिया स्ट्रगल कर रही थी, उसके बाद हमारी रिकवरी कईयों से बेहतर रही है। जबकि जो ऑपोजिशन पार्टी थी और जो उसके सपोर्टर्स थे वो लोग ये कह रहे थे कि ये रियल फिगर्स नहीं है, महंगाई बढ़ी है, अरहर की दाल 200 रुपए किलो मिल रही है, या फॉर दैट मैटर जो चीजें, जो महंगाई बढ़ी। तो बड़ी मिक्स्ड ओपिनियन थी जो मुझे दिखी है। हालांकि मैं सिर्फ 5 ही राज्य गया था, हमारे सहयोगी और ज्यादा राज्यों में ट्रैवल किए थे इस बार। लेकिन मुझे लग रहा था कि जो मैं आपको बताई मैंने शुरू में कि वोट फॉर मोदी, वोट अगेंस्ट मोदी, वो क्लियरली दिख रहा था। अब मैं 4 तारीख को, मेरा भी इंतजार 4 का यही है कि वो जो उन दोनों में क्या ज्यादा था क्या कम था, क्योंकि 4 तारीख का इंतजार सबको। एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगी, इस बार यूपी के 2 लड़के फिर एक साथ हैं, राहुल गांधी और जब अखिलेश यादव इस बार जब साथ में चुनाव प्रचार में थे, तो एक बार फिर से वही जोड़ी देखने को मिली जो पहले भी देखने को मिली थी। तो विपक्ष इस समय कितना मजबूत दिखा, इंडिया गठबंधन बना। और कल जो हमारा द लेंस प्रोग्राम गया, उसमें योगेंद्र यादव जी ने ये कहा कि इंडिया गठबंधन बन गया। ये अपने आप में एक बहुत चमत्कार वाली बात थी। उन्होंने एग्जैक्टली शायद यही शब्द भी इस्तेमाल किया था कि बहुत चमत्कार वाली, इतनी सारी पार्टियों का एक साथ आना और बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ खड़े होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर मैं विपक्ष पे आपसे चर्चा करना चाहूँ और समझना चाहूँ कि आपको क्या लगा इस पूरे विपक्ष, क्या वो अपने मुद्दों को सामने रख पाए, मतलब उसके साथ खड़े रह पाए अपने मुद्दों के साथ, तो आपका क्या अनुमान? मुझे लगता है भूमिका की विपक्ष ने इस बार, पिछले 10-15 सालों की अगर मैं बात करूं या 20 सालों से, जब से मैं इलेक्शंस कवर कर रहा हूं, विपक्ष मतलब विपक्ष, कोई भी विपक्ष, चाहे वो इंडिया ब्लॉक का विपक्ष हो या एक जमाने में 2 साल तक जो मैंने इलेक्शन किए 9 और 5-4 वाला, उसमें कांग्रेस भी विपक्ष था। मुझे लगता है कि विपक्ष ने पहली बार एक बहुत यूनाइटेड स्टैंड दिखाने की कोशिश की है, और उसमें इतने डिफरेंसेस हैं जो जाहिर है, क्योंकि रीजनल पार्टीज हैं, सब रीजनल एरियाज में स्ट्रॉन्ग होल्ड है सबका, और सबके जो नेता हैं वो रीजन्स में काफी कद्दावर हैं, काफी, चाहे वो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, आप दक्षिण में ले लीजिए,
तो सबको लगता है कि नहीं, उनकी दावेदारी बहुत ज्यादा है। एक तरफ शरद पवार, मतलब अलग अलग लोग, बिल्कुल। तो बड़े बड़े नेता थे, तो अगर उनको लगा कि वो एक कॉमन कॉज के जरिए इंडिया ब्लॉक में आ सकते हैं तो वो एक बड़ी बात थी। लेकिन जो इलेक्शन के अच्छा खासा पहले उनको जो एकजुटता दिखानी थी, वो कंफ्यूजन बना रहा। कंफ्यूजन ऐसे बना रहा कि लेफ्ट एक जगह कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, एक जगह अलग इलेक्शन लड़ रहा है, साउथ में कहीं और है, यहाँ पर कुछ और है। या आम आदमी पार्टी की बात हुई या समाजवादी पार्टी ने बहुत बाद में जो है हामी भरी कि नहीं हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, नहीं उतारेंगे। जो आपने यूपी के दो लड़कों की बात करी, तो मुझे लगा कि विपक्ष जो है वो थोड़ा सा लेट था अपनी दावेदारी में, बिल्कुल अपने दावेदारी में कि हम भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जो इलेक्शंस पिछले कुछ सालों में हुए हैं, भले कोई कहे ना कहे, लेकिन ये प्रोजेक्शन आमतौर पर काम करता रहा है, आमतौर पर, कि भाई अगर फला फला चुनाव जीतते हैं तो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये होंगे। हालांकि बीजेपी ने इसमें खुद एक डुअल पॉलिसी बना रखी है कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तो सिर्फ मोदी हैं, और जब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं तो वो कहते हैं कि पार्टी डिसाइड करेगी, चेहरा नहीं होगा, नए लोगों को ले आते हैं। चाहे मध्य प्रदेश में राजस्थान की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, असम की बात कर लीजिए, त्रिपुरा की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। तो वो एक ड्यूअल पॉलिसी है। लेकिन नेशनल इलेक्शन में मुझे लगता है कि जो वोटर है वो इस बात के बिलीफ को थोड़ा सा बाय करते हैं, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टरियल फेस है। तो ये लबो-लबाब था ऑपोजिशन का, जो मुझे लगा। और बेरोजगारी का जो मुद्दा था, मतलब इधर भी बहुत सुनने को मिला बेरोजगारी के मुद्दे पे, क्योंकि विपक्ष में चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी हो, बेरोजगारी वाला मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में रहा। आप जब ये 5 स्टेट्स में गए तो आपको बेरोजगारी के मुद्दे पे लोग बात करते सुनाई दिए? जी बिल्कुल, बेरोजगारी के मुद्दे पर काफी बात हुई है। और बेरोजगारी के मुद्दे पर दो चीजें सबसे ज्यादा मुझे सुनने को मिली। वो ये मिली कि सरकारी नौकरियों में भर्ती धीमी हुई है। सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड की बात हो या और कई जगहों पर शिक्षकों की भर्ती में या सिपाहियों की भर्ती में या और कई तरह की भर्तियों में कई सारे स्कैम्स या कई सारे एलिजेड फ्रॉड सामने आए, जिनका इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, री एग्जाम्स वगैरह हुआ। उसको लेकर यूथ में थोड़ा सा डिसोरिएंटेशन है जो दिखा। लेकिन वहीं पर एक तरह से मार्केट में जो पैसा आ रहा है, जो प्राइवेट जॉब्स मशरूम की हैं, भले छोटी हो बड़ी हो, वो कहीं एक लेवल तक उनको वो जो इंटरनेट, मोबाइल, एंड्रॉयड डिजिटल जनरेशन है, उसको कहीं पर वो थोड़ा सा कम कर देती है, उनका गम थोड़ा गलत कर देती है, ठीक है, थोड़ा बुला देती है। एक तो ये बात। दूसरी एक बात मैं बताऊंगा कि अग्निवीर वाला जो इशू है वो बड़ा इशू है। बिल्कुल। क्योंकि एक भारत में एक सब्सटैंशियल यूथ की आबादी है जो 15, 16 साल, 17 साल की उम्र से ही तैयारी करने लगते हैं सेना में भर्ती के लिए, सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, फौज में, उसके लिए। तो अग्निवीर जो था वो एक तरह से उनके लिए कुछ जिनका हो गया उनके लिए गेम चेंजर था, जिनका नहीं हुआ उनके लंबे सपने भी धराशायी हुए। बिल्कुल। अब अगेन 4 तारीख को ही पता लगेगा कि अग्निवीर की योजना कितनी सरकार के पक्ष में गई, पक्ष में गई है, विपक्ष में गई। लेकिन वो एक मुद्दा था जिस पे लोग बात कर रहे थे। राहुल गांधी भी इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा उन्होंने कहा तो रिवर्स कर देंगे, वो आते ही उसको पलट देंगे और वो कर देंगे। तीसरा जो एक मुद्दा आपने रोजगार की बात कही, तो उसमें यह था कि लोगों को लग रहा है कि जो महंगाई बढ़ने का जो रेट है, वो जो लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं उसके प्रोपोर्शन में ज्यादा हो रहा है। महंगाई मुद्दा है ना। तो लोगों को लगता है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, छोटी नौकरियों में भी तनख्वाहें बढ़ी हैं, लेकिन जो महंगाई का प्रोपोर्शन है वो बढ़ा है, किराए बढ़े हैं। ट्रेन के किरायों पे लोग बात कर रहे हैं। मुझसे कई लोगों ने कहा कि साहब आपने ट्रेन में कब सफर किया था आखिरी? मैंने कहा थोड़ा टाइम हुआ। बोले आप जाइए, आप प्लेन लगेगा आपको बहुत सस्ता है। कई रूट्स में, कई सेक्टर्स में ट्रेन के किराए बहुत बढ़ चुके हैं, जो अनइमेजिनेबल है पुराने कंपैरिजन में। तो वो मुद्दे थे। लेकिन अगेन एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट की जो बात लेकर
एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूलिंग बीजेपी एनडीए गई वोटरों के पास और विपक्ष गया कि नहीं वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है और हम उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ये अगेन फिर ये तो एग्जिट पोल भी क्या बताएंगे, ये नतीजे बताएंगे 4 तारीख। और हम सबको इंतजार है कि 4 तारीख को सुबह से ही बीबीसी के हिंदी पेज पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर हम एक एक पल की जानकारी जैसे जैसे ईवीएम मशीन से आंकड़े आते जाएंगे हम बताते जाएंगे। और आज सिर्फ एग्जिट पोल है और हम दोबारा बता रहे हैं बीबीसी कोई ऐसा सर्वे नहीं करता है, बीबीसी कोई एग्जिट पोल जैसे आंकड़े जारी नहीं करता है। तो जो भी है मार्केट में वो सब फेक है, बीबीसी ऐसा कुछ भी नहीं करता। और आज भी जो हम एग्जिट पोल पे चर्चा कर रहे हैं वो बस एक रुझान है और चूंकि हमने रुझान की बात की और हमने मतलब बताया कि क्या है, तो एक बार आखिरी में क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं उनको ये बता दें कि जो अभी तक के रुझान हमारे पास आए हैं, जैसे चाणक्य का रुझान है वो 438 में से एनडीए को 308 सीट देते हैं, इंडिया इंक को 91 देते हैं और एक्सिस माई इंडिया जो है वो अभी तक 287 के रुझान उन्होंने दिए हैं, जिसमें से एनडीए को वो 184 दे रहे हैं। या जो सी वोटर का अभी तक का रुझान है वो 402 में से एनडीए को 231 से 275 के बीच का और इंडिया इंक को 122 से 161 के बीच का वो दे रहे हैं। और एक और सर्वे है जो कमोबेश वैसा ही वैसा है, तो मतलब जो 4 से 5 सर्वे अभी तक हमारे पास आए हैं जो रुझान है और जो एग्जिट पोल के इनिशियल आंकड़े हैं वो एनडीए को बढ़त दे रहे हैं। लेकिन अभी तक ये भी पूरे आंकड़े तो आए नहीं, 543 सीटों के लिए अभी तो पूरे नहीं आए। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ रुझान है, जैसे आपने शुरू में समझाया भी कि एक सर्वे है, एक सैंपल सर्वे होता है जो किया जाता है और एक बहुत छोटे तादाद के वोटर्स में किया जाता है, बट एक इंडिकेटिव चीज जरूर होती है जो हमने देखा है, लेकिन गलत भी हुआ है, गलत भी हो सकता है, तो सही भी हो सकता है, ये वही मौसम विभाग की जानकारी। हाँ, लेकिन 4 तारीख को हम पूरे पुख्ता नंबर्स के साथ हाजिर रहेंगे। बिल्कुल। हमारे सारे रिपोर्टर्स होंगे, अलग अलग राज्यों में होंगे, यहाँ एक्सपर्ट्स की टीम होगी, हमारे एडिटर्स होंगे